हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। तो आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक पढ़ेंगे। तो इसको हम दो पार्ट में रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर चार्टर एक्ट 1853 तक आज रीड करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम 1858 से लेकर 1947 तक का रीड करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसके मुख्य उद्देश्य थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रित करना। भारत में पहली बार ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप शुरू हुआ था। इसके मेजर प्रोविज़न थे गवर्नर जनरल की नियुक्ति। बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और प्रथम गवर्नर जनरल बने थे वॉरेन हेस्टिंग। कार्यकारी परिषद 4 सदस्यों की परिषद बनाई गई, निर्णय बहुमत के लिए जाते थे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई कलकत्ता में, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश शामिल थे, और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा इम्पे थे। प्रेसिडेंसी नियंत्रण बॉम्बे, मद्रास को बंगाल के नियंत्रण में लिया गया। कंपनी का नियंत्रण ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण बढ़ाया। 1781 का संशोधन अधिनियम अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। न्यायपालिका से मुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कंपनी के सेवकों को और गवर्नर जनरल को न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। निजी कानून, हिंदुओं का फैसला हिंदू कानून के अनुसार और मुस्लिमों का मुस्लिम कानून के अनुसार किया जाएगा। राजस्व मामले में राजस्व वसूली के मामले सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर। अपील की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय के बजाय गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास। प्रांतीय न्यायालय के जो अपीलें थी वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो सकती थी। कलकत्ता के निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कलकत्ता के सभी निवासियों पर होगा। नियम बनाने की शक्ति, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को नियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया था, और प्रांतीय न्यायालय और परिषदों पर भी गवर्नर जनरल इन काउंसिल नियम बना सकती थी। ये जो 1781 का संशोधन अधिनियम आया था, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों और उसके दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। इसके बाद जो एक्ट लाया गया था वो था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके मुख्य उद्देश्य थे कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करना। ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी के कार्यों पर अब निगरानी रखी जानी थी। इसके अंतर्गत वैध शासन लागू किया गया। 2 प्रकार के नियंत्रण बनाए गए। नियंत्रण बोर्ड ब्रिटिश सरकार के अधीन, और निर्देशक मंडल ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। इससे कंपनी के कार्यों पर सरकारी हस्तक्षेप बढ़ा। भारतीय क्षेत्रों का नामकरण, कंपनी के अधीन भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश अधीन क्षेत्र कहा जाने लगा।
इसके बाद जो हमारा अधिनियम आता है वो है 1786 का अधिनियम, एक्ट ऑफ 1786। इसके कुछ मुख्य बिंदु थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उन्हें विशेष अधिकार दिए गए। परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार दिया गया। सैन्य अधिकार, गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ का पद भी दिया गया था। नियंत्रण में वृद्धि, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने निर्णय स्वयं लागू करने की शक्ति 1786 के अधिनियम के अंतर्गत दी गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल के पद को स्वीकार करने से पहले 2 शर्तें रखी थी कि इन्हें अपने निर्णय स्वयं लागू करने की शक्ति दी जाए और इन्हें सैन्य कमांडर इन चीफ भी बनाया जाए। इसके बाद हमारा जो अगला एक्ट आता है वो है 1793 का चार्टर एक्ट। इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए और बढ़ाया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के जो निर्णय थे, उन्होंने जो शर्त रखी थी कि उन्हें कमांडर इन चीफ और अपने निर्णय को लागू करने की शक्ति वो अन्य गवर्नर जनरल तक भी आगे लागू हुई। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य व उनके कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाएगा। इसके अंतर्गत यह भी एक निर्णय लिया गया था। प्रशासकों और कर्मचारियों का वेतन सीधे भारत से प्राप्त राजस्व से दिया जाएगा, ना कि ब्रिटिश खजाने से। इसके बाद हमारा 1813 का चार्टर एक्ट आता है। इसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति की गई थी। सिवाय चाय और चीन के व्यापार में अभी भी कंपनी का एकाधिकार बना हुआ था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म हो चुका था। अब मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया गया था। इसका मतलब ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी अन्य कंपनियां ब्रिटिश इंग्लैंड से भारत में व्यापार करने आ सकती थी और चाय और चीन के साथ व्यापार में अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली बनी हुई थी। ईसाई मिशनरियों का आगमन, इसके बाद ईसाई मिशनरियां भारत आने लगी। धर्म प्रचार और संस्थापन की अनुमति, इसके द्वारा भारत में ईसाई शिक्षा को बढ़ावा मिला, ईसाई धर्म को बढ़ावा मिला, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। 1813 का चार्टर एक्ट में पहली बार शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किए गए। इसमें यह कहा गया था कि प्रतिवर्ष 1 लाख का फंड शिक्षा के लिए दिया जाएगा। इसमें पश्चिमी शिक्षा, विज्ञान और साहित्य के प्रसार की भी व्यवस्था की गई थी। इसका महत्व था कि औपनिवेशिक नीति में बदलाव, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश नियंत्रण मजबूत करना, पश्चिमी शिक्षा व धर्म का प्रभाव और तथा आर्थिक शोषण। स्थानीय सरकारों को कर लगाने का अधिकार, चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत प्रदान किए गए थे। इसमें प्रशासन व सेवाओं जैसे कि स्वच्छता, सड़क के लिए राजस्व उत्पन्न करना स्थानीय सरकारों का कार्य था। कर भुगतान न करने पर दंड की व्यवस्था भी इसके अंतर्गत की गई। करों की वसूली और कर अनुशासन सुनिश्चित करने हेतु दंडात्मक उपाय भी 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत शामिल किए गए थे। उसके बाद जो अगला अधिनियम है वो है 1813 का चार्टर अधिनियम। इसमें चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को भी समाप्त किया गया था और कंपनी का जो कार्यकाल था वो 20 वर्ष और बढ़ाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी
प्रशासनिक निकाय बन गई थी अब। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक निकाय के रूप में थी। अब धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो प्रशासनिक कंपनी के रूप में उभर रही थी। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। विधायिका के असीमित अधिकार दिए गए। विधायिकाओं को मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका शक्ति से वंचित किया गया था। अर्थात कि जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल थे उन्हें कानून बनाने संबंधी शक्तियाँ नहीं थी। सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता शुरू करने की इसमें बात की गई थी। कंपनी में भारतीयों को किसी भी पद, कार्यालय, रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा, इसमें ये बातें कही गई थी। कंपनी में भारतीयों को किसी भी पद, कार्यालय, रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन कोड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण यह प्रावधान समाप्त हो गया था। इसके बाद हमारा जो अगला चार्टर अधिनियम है वो है 1853 का चार्टर अधिनियम। इसके अंतर्गत विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया था। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया जिसमें कि नए विधान पार्षद और एक छोटी संसद बनाई गई। इसमें 6 नए विधान पार्षद और एक छोटी संसद बनाई गई थी। सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता शुरू हुई। 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति इसके लिए की गई थी। भारतीय नागरिकों के लिए भी अब सिविल सेवा की परीक्षा करवाई जाएगी। स्थानीय प्रतिनिधित्व का आरंभ। इसके अंतर्गत बम्बई, मद्रास, आगरा, बंगाल आदि में स्थानीय प्रतिनिधित्व आरंभ हो गया था। निदेशक मंडल में बदलाव किया गया। इसमें 6 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे और 12 सदस्य ब्रिटिश कंपनी के होने थे। 18 निदेशकों की संख्या होनी थी और अनिश्चित कार्यकाल। जिस तरीके से हमने पहले के चार्टर अधिनियमों में देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकाल 20-20 वर्षों के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन जो 1853 का चार्टर अधिनियम था इसके अंतर्गत कार्यकाल को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया गया था। इसमें कंपनी के शासन की कोई निश्चित सीमा नहीं रखी गई थी। तो ये था हमारा इंडियन पॉलिटी का पहला पार्ट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हम आपके लिए अगला पार्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।